नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 9th की पुस्तक इतिहास की दुनिया भाग 2 का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 3rd का अध्ययन करेंगे। भाग 1 और भाग 2 का हमने वीडियो बना दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। भाग 3 में हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण पढ़ने से पहले हम लोग जर्मनी को एक बार नक्शा के रूप में पॉलिटिकल मैप में देखते हैं। आपके सामने जर्मनी का मैप है, ठीक है ना। यूरोप का एक देश है जर्मनी, जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वर्तमान में आत्मनिर्भर है, बेहद ही डेवलपमेंट है। इसमें जर्मनी का एकीकरण कब कब किस तरह से हुआ है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इसके जर्मनी के उत्तर में है बाल्टिक सागर, इस साइड में उत्तर पश्चिम में उत्तरी सागर है, इधर बेल्जियम है, फ्रांस है, उसके बाद स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया साम्राज्य, देखिए ऑस्ट्रियन साम्राज्य है। उसके बाद जो इसके एकीकरण में बाधा आया था, इधर से फ्रांस, इधर से ऑस्ट्रिया, ये दो जो राज्य हैं इसके एकीकरण में बहुत बाधा उत्पन्न किए थे। इधर रशियन साम्राज्य है जो साम्यवाद का, देखिए यहाँ तक रसिया पड़ा हुआ है। अब जब 1991 में रूस का विखंडन हो गया सोवियत संघ का, तो इस सब यूरोप में शामिल हो गया था। और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, बर्लिन है, प्रसिया है, कंसिनबर्ग है, ब्रेनलबर्ग है, इस सब जो है ना, इसका हम लोग सब नाम सुनेंगे, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि सुनेंगे, बवेरिया सुनेंगे, बवेरिया, स्ट्रॉसपेयर सुनेंगे, बर्डन म्यूनिक समझौता हुआ था वर्ल्ड वार के समय, ठीक है ना। इन सब का हम लोग नाम सुनेंगे। आप लोग नक्शा पे इसको एक बार देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, अतः दोनों देशों का एकीकरण लगभग साथ साथ ही संपन्न हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण लगभग साथ साथ ही हुआ था। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा, परंतु आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित यानी टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया था, जिसमें लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। इनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थे, यानी कि वे राजनीतिक रूप से टूटे हुए थे, सामाजिक रूप से टूटे हुए थे, आर्थिक और धार्मिक रूप से एक दूसरे से लड़ते थे और बटे हुए थे। उत्तरी जर्मनी राज्यों में जहां प्रोटेस्ट मतावलंबी की संख्या ज़्यादा थी, यानी कि उत्तरी जो जर्मनी था ऊपर वाला, उसमें क्या थी, प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। वहीं प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी जर्मनी का एक राज्य था प्रसा, जो वो उत्तर पूर्व कोना में था, वो क्या है, सबसे अधिक शक्तिशाली था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ नीचे वाला जर्मनी, यानी उत्तरी में प्रोटेस्ट और नीचे दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक, यानी कि ऊपर प्रोटेस्ट और नीचे कैथोलिक राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, यानी कि डायट दक्षिणी जर्मनी में थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यानी कि जैसे हम लोग का भारतीय राष्ट्रवाद है ना, भारत के प्रति अटूट प्रेम की भावना है, लेकिन उनके जर्मन के प्रति अटूट प्रेम की भावना वहाँ के लोगों में नहीं थी। जर्मनी राष्ट्रवाद समझ रहे हैं ना, प्रेम, देश या राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम की भावना आता। जर्मन के लोगों को जर्मन के प्रति उतना नहीं भावना था कि हाँ जर्मन हमारा देश है, इस तरह की कोई भावना नहीं थी, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं आया था। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है, पृष्ठभूमि तैयार करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और वहाँ जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। और इसी दौरान जर्मन में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे में हीगल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आइए इन लोगों के बारे में जैसे देखते हैं। जैसे हम्बोल्ट थे, इन्होंने जीव भूगोल, कॉस्मोस की रचना किया था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हीगल और कांट के बारे में जान लेते हैं। कांट, देखिए कांट ने क्या किया, इसको आप लोग लिख लीजिए। कांट जो थे महान दार्शनिक थे। इन्होंने प्रैक्टिकल फिलॉसफी, इसका अर्थ हुआ नैतिक शुद्धता, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ठीक है ना, आलोचनात्मक दर्शन, जो क्रिटिकल फिलॉसफी इसका हिंदी हुआ आलोचनात्मक दर्शन, कठोरवाद का अर्थ हुआ इंग्लिश में रिगोनरिज्म, इनका इन्होंने क्या किया था, अपना विचार दिया था। उसके बाद से हीगल है, हीगल ने क्या किया था, दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया डर फिलोसफी स्कीम, विकिपीडिया, ठीक है ना। इस चीज़ को इन्होंने क्या किया था, हिंदी याद रखिएगा, दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश। हीगल का है, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। और कांट का क्रिटिकल फिलोसफी, यह ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा।
हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? हीगल ने, करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। प्रासा का चांसलर बिस्मार्क हीगल के विचारों से प्रभावित था। क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रासा का चांसलर बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हीगल के विचारों से प्रभावित था, ठीक है ना। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। जो अंडर्ट थे, इन्होंने क्या किया था? कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की। हेडनबर्ग तथा नोबुलिस ने जर्मन के गौरवमय अतीत को सामने लाया। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं को जीवन चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी में सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो चुका था। सामंतवादी के बारे में बता चुके हैं। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थाओं का भी बहुत योगदान था। यानी कि जो शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोचिंग संस्थान हो गए, इनका बहुत योगदान था। विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षक तथा विद्यार्थियों ने जर्मन एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित किया था। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा किसकी थी? तो शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की थी। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र कौन था? तो येना विश्वविद्यालय, ठीक है ना। यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी 1815 में, याद कर लीजिए, दमनकारी कानून कालस्वाद का आदेश को जारी किया था, परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता का प्रबल धारा प्रभावित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थिति भी निर्मित हो रही थी। आर्थिक परिस्थिति यानी कि पहले तो धार्मिक खराब था, तो धार्मिक एक किया। सामाजिक को किसने एक किया? आपको हीगेल, कांट, बुद्धिजीवी ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य को अच्छा किया। राजनीति को किसने परिप्रेक्ष्य किया? प्रासा ने मिलकर किया। आगे करेगा। इससे पहले आर्थिक परिस्थिति यानी कि पैसा से संबंधित वाणिज्य व्यापार को भी इन लोगों ने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। उसके लिए पहला काम क्या किया गया? 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए कि आर्थिक यानी व्यापार से संबंधित सभी नियम, सभी कानून एक रूप से सभी व्यापारियों और उद्योगपतियों पर लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रासा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया गया। तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जालवेरिन क्या है? तो आर्थिक व्यापारियों का एक संघ है, ग्रुप है। इस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवाद अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा जरूर दी थी। उस समय ब्रूवो वंश का अंत हो गया और ओरले वंश का स्टार्ट हो गया 1830 का क्रांति में, और 1848 फ्रांस की क्रांति में पुरातन राजवंश का खत्म कर दिया गया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर से भड़का दिया, ठीक है ना। पुरातन व्यवस्था अंत हो गया था। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक के युग का अंत भी कर दिया था। हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में इस चीज़ का जिक्र किया है हमने। इस समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया था। हमने नक्शा में दिखाया था कि फ्रैंकफर्ट देख लीजिए आप लोग, जहाँ यह निर्णय लिया गया कि आप लोग नक्शा खरीद लीजिए, ठीक है ना। 30-40 रुपये में मिलेगा। प्लास्टिक सर्जरी वाला नक्शा आता है विश्व का, वहाँ पे आपको बहुत, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप नक्शा लेकर बैठ जाइएगा। जो हम देश का नाम लेंगे उसको आप नक्शा में देखते रहिएगा। इससे आपको ना विजुअली याद होगा कि हाँ कौन चीज़ कहाँ बाटे, ठीक बनू। अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा, ठीक है ना। इसी परंतु फ्रेडरिक, जो एक निरंकुश तथा रूढ़िवादी विचार का शासक था, ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। वो रूढ़िवादी था, वो नहीं चाहता था कि क्या लोकतंत्र लाया जाए। जब 1830 का फ्रांस क्रांति हुआ था उस समय जर्मनी में फ्रेडरिक था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था, ऑस्ट्रेलिया से नहीं अझुराना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे। सब राजवंश था, राजवंश को ये चाहेगा कि राजशाही खत्म हो, लोकतंत्र रहे, इसलिए सब विरोध कर रहा था। इस गतिरोध के एकीकरण का मार्ग रुक गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विरोध की स्थिति पैदा हो गई, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया। ऑस्ट्रिया और प्रासा के ही राजवंश इसमें ज़्यादा था, ठीक है ना। चलिए, प्रासा अब समझ चुका था कि जर्मनी के प्रासा ही इसमें एकीकरण में बहुत योगदान दिया, ठीक है ना, और वही सबसे आगे आया और शक्तिशाली भी था उस समय। और सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन किसने लागू किया देश में? प्रासा ने ही लागू किया था। जर्मनी का एकीकरण इसी के नेतृत्व में हो सका, इसलिए इसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और उसका
भाई विलियम प्रसा का शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई थी। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफ़ी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। बिस्मार्क, इसका बहुत ज़्यादा योगदान था किस चीज़ में? जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है ना। इसने एक नीति लाया, रक्त लौह नीति। इसका रक्त लौह नीति का अर्थ होता है युद्ध करना, और युद्ध के दम पर ही राष्ट्र को विजित करना। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, जो जर्मन डाइट कहाँ था? दक्षिणी जर्मनी में था। दक्षिणी जर्मनी में जर्मन डाइट था, ठीक है ना। और ये कैथोलिक बहुल राज्य था सब, ठीक है ना। उत्तर प्रारंभ में ही हीगेल के विचारों से प्रभावित और जर्मन संसद में अपने सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए, यानी कि चाहता था कि राजतंत्र ये लोकतंत्र नहीं चाहता था, ठीक है। ये चाहता था कि राजतंत्र का समर्थन करते हुए हम लोग जर्मनी का एकीकरण करें। अच्छा बात है, कर भी दिया। यह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति को महत्व समझता था, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिसका अर्थ होता है युद्ध करना। तबे तो निरंकुश राजतंत्र, यानी कि किसी के प्रति दया भाव नहीं, सबको ठोक ठाक के, थूर थार के, पीट पाट के एकदम सोच कर दीजिए और जीत लीजिए, इसी का अर्थ हुआ। खच्चड़ आदमी जानते हैं, खच्चड़ आदमी, दिमाग का बदमाश आदमी, यही था बिस्मार्क। तबे तो मारपीट करके सब कुछ करना चाहता था, उदारवादी नहीं था, समझे, एकदम नहीं समझते, कसाई टाइप का आदमी था। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। देख लीजिए, ये तो हिटलरों का बाप निकला। अनिवार्य सैन्य सेवा, यानी हमेशा के लिए सैनिक शासन लागू कर दिया। अब समझिए लोग का क्या हाल होता होगा वहाँ पे। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रियाई प्रसा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी के संधि के कारण इसको संधियों का निर्माता, यानी कि इतना ना गुट निरपेक्ष संधि जो होता है ना, ये शुरू किया था। इतना लोग देश राज्य भीतरीय संधि कर कर के एक दूसरे से राय कर लिया था कि अंत में विश्व युद्ध हो गया। तो एक लेखा से अप्रत्यक्ष रूप से हम अपना मत देते हैं, विश्व युद्ध का कारण यही था, ठीक है ना। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, तब शुरुआत यही किया था झगड़ा लगाने का, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया, यानी कि खूब मजबूत किया हर तरह से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक रूप से। और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। तथा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया ही सबको रोक के रखता था, ऑस्ट्रिया ही सबको रोक के रखता था और शक्तिशाली भी था। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्विग और होल्स्टेनिक राज्यों के मुद्दों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्विग प्रसा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मन की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावना को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया। बहुत टिटिया आदमी था ये, समझे। आगे देखिए, यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभावित था, ठीक है ना, परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अच्छा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम तरह से युद्ध करे के चाहता नहीं, लेकिन हम पहले आक्रमण ना करें, इस तरह के ई साबित करें कि तू हमरा पे हमला कैले पहले, और लोग समझेगा कि तू ऑस्ट्रिया ही लड़ने के लिए बेचैन था, और उसी को आक्रमणकारी साबित किया जाएगा, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है, हमेशा कैसे, अच्छा कभी लोग बोलेगा कि भारत पहले आक्रमण किया है पाकिस्तान पे, कौन लोग बोलता है कि पाकिस्तान ही आक्रमणकारी है, वही हमेशा युद्ध करता है, यही साबित करना चाहता था। कौन? बिस्मार्कवा। किसके लिए? ऑस्ट्रिया को। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि देखिए समझौता भीतरीय कर रहा है, समझ रहा है ना। कुछ लोग होता है जो घर में इस तरह का भावना होता है, भीतरीय गुट निरपेक्ष कर लेगा, अपना भाई बहन, भाई भौजाई सब में, ठीक है, और घर में फोड़ फाड़ के बराबर कर देगा, मार स्टार्ट हो जाएगा, अब विश्व युद्ध हो जाएगा, घर टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। वही इसका जनक यही है बिस्मार्क, समझे। घर का झगड़ा लेके बैठल था। पूर्व में ही इसने फ्रांस से समझौता कर लिया था और ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहा। देख लीजिए, देखिए फ्रांस को कह रहा है कि तुम मत आइयो युद्ध में, कुछ लालच देकर अलग कर दिया, आप ऑस्ट्रिया को थुरल स्टार्ट कर दिया। फ्रांस दूर रहा इसके लिए।
इसके लिए उसने फ्रांस को काहे फ्रांस को पुटियाया था, क्या कि फ्रांस बहुत शक्तिशाली था और ऑस्ट्रिया, ये दू गोड़ा देश रहलन बहुत शक्तिशाली रहलन। तो दू शक्तिशाली को हराना होगा तो एक गोड़ा के कमजोर कर लीजिए, चाहे एक गोड़ा को अपना में मिला लीजिए, एक गोड़ा को तो थूर दीजिए, यही ना होगा। तो दोनों झुक जाएगा तो हो गया, खेला खत्म हो जाएगा। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रासा युद्ध में इटली के ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना था। अंततः उसने अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रासा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी। पूछ देगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। सेडोवा के युद्ध किसके लड़ा गया था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में। सेडोवा के युद्ध के समय ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? फ्रांसिस जोसेफ प्रथम। ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में नहीं दिया है। ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो चुका था। ऑस्ट्रिया उधर किससे लड़ रहा था? इटली से। इधर लड़ रहा था किससे? प्रासा से। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया और इस तरह जर्मन एकीकरण 2/3 कार्य पूरा होगा, 2/3। ठीक है ना। आगे देखिए क्या होता है। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना था। अब फ्रांस से तो संधि किया था, अब देखिए कैसे उकसाएगा ये फ्रांस को। ठीक है, ऐसा नहीं चाल चल देगा कि फ्रांस मजबूर होकर आक्रमण करेगा। कैसे इधर क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया युद्ध कर दिया अपने से, उस तरफ फ्रांस के साथ भी करेगा, समझे। इस समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया था और इसी मुद्दा को लेकर वर्ल्ड वार हुआ था, समझे, प्रथम वर्ल्ड वार। इस समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर रहा था, यानी कि स्पेन के राजगद्दी पर कौन राजा बनेगा, ये बात चल रहा था। ठीक है, इस पर प्रासा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन जो प्रासा का राजकुमार था, जिसके अंतर्गत बिस्मार्क था, वो कह रहा था कि हम राजा बनेंगे, परंतु फ्रांस जो था वो कह रहा था नहीं, ये तुम मतलब प्रासा के राजकुमार को तुम राजा नहीं बनेगा। इस लिखित वादा मांगा, कहा कि इससे फ्रांस से क्या है, बिस्मार्क तो संधि किया था। बिस्मार्क कहाँ का था? प्रासा का था। ऐसे संधि कर लिया था, तो बिस्मार्क खोल के नहीं कह रहा था, लेकिन भीतर ये चाल चल रहा था कि हमारे देश का राजा कौन बनेगा? स्पेन का राजकुमार। फ्रांस कह रहा था नहीं, तुम नहीं बनेगा, इसको हमको लिखित में दो, नहीं तो तुम कबो पलट जाएगा। लेकिन ये नहीं दिया। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने फ्रांसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तदुपरांत 10 मई 18 सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तथा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुआ। इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन और दूसरे महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततः जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थापित था। और जब जर्मनी जब खत्म होगा तब आएगा ब्रिटेन। ठीक है ना। और जब ब्रिटेन खत्म हो जाएगा वर्ल्ड वार सेकेंड में, तो उसके बाद आएगा अभी भी यूरोपियन और अमेरिकनेशन का वर्चस्व है विश्व में। उस समय देखिए किसका था? ऑस्ट्रिया फ्रांस का था। ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क हरा दिया तो खुद जर्मनी बन गया। जर्मनी जब खत्म हुआ, जर्मनी का ख़त्म हुआ तो कौन आया? इंग्लैंड बना। इंग्लैंड का ख़त्म हुआ तो रसिया और अमेरिका में शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। और जब रसिया का विघटन हो गया तो अमेरिका बना 1991 से, और अभी वर्तमान 2024 तक विश्व में अमेरिका शक्तिशाली बना हुआ है। ये भी इसका भी पतन होगा। ज़्यादा दिन थोड़ी चलता है किसी का राज। कितना दिन चला ऑस्ट्रिया का? जर्मन हरा दिया। जर्मन का कितना दिन चला? 20 साल 25 साल, उसको भी हरा दिया गया। इंग्लैंड का कितना चला? 100 साल चला होगा, वो खत्म हो गया। तब अमेरिका भी ज़्यादा दिन तक राष्ट्र पे देश पृथ्वी पे मतलब राज नहीं करेंगे, यानी राज का मतलब शक्तिशाली बनकर नहीं रहेंगे। या तो भारत आएगा आगे और नहीं तो चाइना आगे आएगा। 2 ही देश आएगा आगे, देखिएगा। ठीक है ना। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। सेडान और सेडेवा में कन्फ्यूजन होता है। सेडेवा ऑस्ट्रेलिया, य और व है। ठीक है ना। ऑस्ट्रिया, सेडेवा याद रखिएगा। य और व है तो एक कर लीजिएगा। और सेडान, तो सेडान में समझ लीजिएगा प्रासा और फ्रांस न है ना। सेडान तो फ्रांस आ रहा है, तो सेडान फ्रांस समझ लीजिएगा, और ऑस्ट्रिया और प्रासा समझ लीजिएगा सेडेवा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यूनान में राष्ट्रीयता का उदय देखेंगे। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण इसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। यानी पश्चिमी संस्कृति का स्रोत किसे माना जाता है? वेस्टर्न कल्चर का, यूनान को माना जाता है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति
विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप लोग जैसा पढ़ते होंगे तो कोई भी टीचर लोग परिभाषा लिखाता है तो नहीं कहा जाता है इसे ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा में दूसरा अर्थ निकल, जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमो और क्रेसिया यूनानी है, तो यूनानी का बहुत योगदान था इस विश्व में, समझे। उनका विचार का ले लीजिए, दर्शन का ले लीजिए, कला ले लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, बहुत सारा इनका योगदान था, समझे। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की थी, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन रहा। ओटोमन साम्राज्य, तब है ना भौगोलिक खोज हुआ था, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति ने, यूनानी का सब लोग भागा इटली, यूरोप, भाग भाग के आविष्कार करने लगा। सब यूनानी है जो छिटाया है चारों विश्व में, समझे, यूरोपीय महाद्वीप में। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी, क्योंकि अभी कौन किससे लड़ने के लिए, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्कों से लड़ने के लिए राष्ट्रीयता की भावना जगी। जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग कर, देखिए आ गया ना, किसके शासन से पूछ देगा, तुर्की शासन को स्वयं से अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे, ठीक है ना। अब भाई ब्रैकेट में देख लीजिए, ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था, यानी कि ईसाई जो थे वो दो चीज़ में बटे हुए थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में एक हो गया और रोमन कैथोलिक चर्च एक हो गया। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर स्वतंत्र यूनान को क्या करना, स्वतंत्र बनाना। तो पूछ देगा हितेरिया फिलाइक क्या है, तो राष्ट्रवादी शासन था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। देखिए कहीं भी आंदोलन हुआ है, कहीं भी देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, चाहे किसी राजतंत्र को उखाड़ को फेंका गया है, तो हमेशा मध्यम वर्ग ही बीच में आया है, मध्यम वर्ग ही बीच में आया है, और उन्होंने ही, मध्यम वर्ग ने ही विभिन्न कानून बनाया और देश को लागू किया। आज हमारा संविधान जो है वो मध्यम वर्ग के द्वारा ही बनाया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा व सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता के बावजूद भी थे। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया। अब देखो इंग्लैंड का शहीद हो गया, अब तो मार होगा बढ़िया से, सब आएगा, सब एगो बहाना मिल गया कि हमारा कवि को तुम लोग मार दिया, तुर्क को देखिए विनाश से स्टार्ट हो जाएगा। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। देख लीजिए इधर भी रूस भी अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण, धार्मिक सही बात है, धर्म ऑर्थोडॉक्स को मानता था सब, कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम को बाप रे बुरी तरह एगो तो बात समझना चाहिए, ये सब मारना स्टार्ट कर दिया। 1821 ईस्वी में, इसको हम लोग 9th क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे, 9th क्लास का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, 11th क्लास का, उसमें इस चीज़ को दिया गया है। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ कि तुर्की यूनान विवाद में मैंने बीच में जाके समझाया जाए। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी हुए, कौन था चार्ल्स 10, 1830 के समय, 30 का क्रांति नहीं हुआ था जो पोलिगेनिक को बनाया था प्रधानमंत्री, और इसी के अंतिम शासन है चार्ल्स 10 ब्रूबो वंश का, ठीक है ना। इस बात को आप लोग कंठस्थ कीजिएगा। यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी देने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें लंदन, फ्रांस तथा रूस, 3 देश याद रखिएगा ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई शुरू कर दिया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में, याद रखिएगा, तुर्की के खिलाफ युद्ध किया। नवारिनो की खाड़ी में युद्ध हुआ था। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आगे आई थी और हार गया। युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह पराजित हुए और एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी, ठीक है ना। आगे देखिए, इस प्रकार बवेरियो के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। अब हंगरी को देखते हैं। हंगरी में भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया गया था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, इस बात को याद रखिएगा। 1848 की क्रांति भी यहाँ भी प्रभाव अपना छोड़ी थी, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किया था। आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी कर रहे थे। पूछ देगा
पूछ देगा कोसूत और फ्रांसिस डी किससे संबंधित है, तो हम लोग बोलेंगे हंगरी की क्रांति से। ठीक है ना।